नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर, पहली हेडलाइन आपको बता दें। आज देश भर से कई सांसद जो हैं वो विदेश दौरे पर जाएंगे और विदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसकी उपलब्धियां, उसकी प्लानिंग और कैसे ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने कामयाब बताया है उसको लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद आपको बता दें कि जम्मू के हवाले से जहां बात कही जाए तो आपको बता दें रणबीर नहर जो है उसका विस्तार हो सकता है, यानी कि उसको लेकर नया प्रोजेक्ट आ सकता है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अबेंस में रखी गई, तो इस हवाले से भी जानकारी आपको देंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर में एसआई की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आज फिर से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआई ने जबरदस्त छापेमारी की है और कुछ वहां पर जो तकनीकी उपकरण हैं उनको भी जब्त किया है। इसके बाद मथुरा की बात करेंगे जहां पर आपको बता दें कि 90 बांग्लादेशी जो है वो हिरासत पे लिए गए हैं और इनमें से कई पुरुष, कई महिलाएं और कई बच्चे भी हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बांग्लादेशियों के खिलाफ ये लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है। वहीं साथ साथ भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार कबूलनामे किए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की मिसाइलों से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एयर बेसिस को बड़ा नुकसान हुआ है। विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबर जहाँ पर आपको बता दें कि सांसदों का विदेश दौरा जो है वो देखा जा रहा है और ये जल्द होने वाला है, जिसके चलते जितने भी सांसद हैं, कई बड़े चेहरे जो है वो अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है विश्व भर में देते हुए ये सांसद नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रुप्स जो है वो बनाए जाने वाले हैं, 5 से 6 ग्रुप्स बनाए जाएंगे और इसमें सभी को विदेश जो है भेजा जाएगा। और ये डेलीगेशन जब विदेश जाएगी तो इस बीच अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है वो देती हुई नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि भारत में सभी एक साथ मिलकर अपने देश की उपलब्धि को लेकर और देश की सेना है उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो सफलता हासिल की है उसको लेकर ये सफलता का जो तिरंगा है वो पूरे विदेश में फहराएंगे और बताएंगे कि हमारे देश में हमारे देश की सेना, एयरफोर्स, बाकी अन्य फोर्सेस पूरी तरह से सक्षम है और किसी भी दुश्मन देश को जवाब दिया जा सकता है। जिस प्रकार से भारत ने सिंदूर ऑपरेशन को लेकर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत पूरी तरह से सक्षम है और अपनी जो सैन्य ड्यूटी है वो भी निभा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस ने डेलीगेशन पर सवाल उठाए हैं। यहाँ एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑल पार्टी साथी, इस बीच हमारे दिए नाम को शामिल नहीं किया गया है। ये कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो ये ग्रुप, जो ये सांसदों की डेलीगेशन जा रही थी, इसमें जो नाम उनकी तरफ से दिए गए थे, उनकी पार्टी की तरफ से, उन्हें शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि जो नाम हमने दिए थे वो शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस से शशि थरूर को जगह मिली है। पहले वो खबरें आई थी कि शशि थरूर को इस लिस्ट में जगह दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इस पे आपत्ति जताई है। कांग्रेस का सीधा कहना है कि जो डेलीगेशन में हमने नाम सजेस्ट किए थे, जो हमने बोला था, वो फिलहाल नहीं दिया गया है और जो कांग्रेस ने दिए हैं, सीधा साफ ये मैं कह रहा हूं, जो कांग्रेस ने दिए हैं वो नाम तय इसमें नहीं किए गए हैं और सरकार को कांग्रेस ने 4 नाम जो हैं वो सुझाव किए थे, लेकिन उन नामों पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4 नाम इसके चलते दिए थे, जहां पर ये सांसदों का ग्रुप जो है विदेश में जाना था और कई ऐसे जगहों के नाम भी सामने आए थे, जिसमें से फिलहाल साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूके, कतर, ये सब एरियाज थे जहां पर ये डेलीगेशन जाने वाला है। इस बीच कांग्रेस ने 4 नाम जो है वो दिए थे और उन्हें शामिल ना किए जाने को लेकर अब ये कहा है कि सवाल जो इस डेलीगेशन पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है
वो विदेशों में जाकर इन डेलीगेशन ने देनी थी और सरकार को 4 नाम कांग्रेस की तरफ से भेजे गए, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिसमें से एक शशि थरूर का नाम। लेकिन रूपाली, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से भले ही 4 नाम दिए गए हैं, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। शशि थरूर का नाम ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने इनको मौका दिया है। शशि थरूर का नाम न सिर्फ इस डेलीगेशन में रखा गया है, बल्कि उन्हें नेतृत्व करने का मौका भी दिया है। यानी शशि थरूर इसका नेतृत्व करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि भारत कितना सक्षम है और भारत के हथियारों ने, भारत के आधुनिकता ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसका जो लोहा है वो पूरी दुनिया में मनवाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और शशि थरूर को फिलहाल नेतृत्व का मौका, जो खबरें आ रही हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस डेलीगेशन में जगह मिली है, लेकिन 4 सांसदों के नाम जो कांग्रेस ने भेजे थे वो इसमें शामिल नहीं किए गए। बाकी अन्य कौन कौन से नाम हैं, किन किन को लिस्ट में शामिल किया गया है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे ये नाम निकलकर सामने आएंगे, जैसे जैसे ये लिस्ट निकलकर सामने आएगी। कांग्रेस की लिस्ट में आनंद शर्मा का नाम था, गौरव गोगोई का नाम था, और भी 2 नाम थे जिनको इसमें जगह नहीं मिली है। लिस्ट में सांसद सैयद नसीर का नाम था और राजा बरार का नाम भी इसमें शामिल था, लेकिन उन्हें फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है। ताबिश कमाल हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ताबिश, अब जबकि भारत ने पिछले कुछ दिनों में एकता दिखाई है, एकजुटता दिखाई है, और जो लोकतांत्रिक तरीके से एक जो खूबसूरती है हमारी, उसका सीधा ये संदेश दिया है कि जब दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो ना यहाँ पर हिंदू मुसलमान, ना यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी और ना अन्य चीजें होती हैं, बल्कि एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय की तरह सीमा पर खड़े होकर, चाहे वो हथियारों से जवाब देना हो या फिर बातों से या एक मॉरल प्रेशर देना हो, उस तरीके से भारत पूरी तरह से तैयार है। यहां पर फिर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है कि भाई हमारे 4 नाम जो हैं वो इस डेलीगेशन में शामिल नहीं किए गए हैं। शीतल, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कल खबर देर शाम आई थी कि कुछ जो सांसद हैं उनको विदेशी दौरे पर भेजा जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को ये बताया जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने क्या कदम उठाए हैं सिंदूर ऑपरेशन के दौरान। हालांकि शीतल, ये पहली बार नहीं है कि जब भारत अपने सांसदों को विदेश की धरती पर भेज रहा है। तमाम सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद जाने वाले हैं। इससे पहले 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में भी डेलीगेशन बाहर गए हैं। उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी डेलीगेशन बाहर गए हैं और ये बताया गया है कि आतंकवाद को लेकर के भारत की क्या प्लानिंग है और इसीलिए ये जाने वाला है। और इस डेलीगेशन में देखिए, फिलहाल तो अभी तक तस्वीर इसलिए पूरी तरह साफ नहीं हुई कि विदेश मंत्रालय जानकारी देगा ऑफिशियली तरीके से कि कितने लोग हैं, किन किन को बुलाया गया है, क्या इन्विटेशन दिया गया है और उनको पूरी तैयारी के लिए तैयार रखा जाएगा। और जहां तक इस पर राजनीति की बात है, कोई भी राजनीतिक दल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है कि हम साथ हैं, हम पूरी तरह साथ हैं। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जिन पर अभी मोहर लगनी बाकी है और देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जानकारी दी जाएगी पूरी तरह से। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पर राजनीति नहीं हो रही, क्योंकि देश का जुड़ा हुआ मुद्दा आतंकवाद और सिंदूर ऑपरेशन से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सारा देश जब एक साथ खड़ा है तो सबका कर्तव्य बनता है कि सभी दुनिया में जाएं और जाकर के बताएं। बीजेपी लीडर के.एस. दुग्गल साहब हमारे साथ हैं। दुग्गल साहब, विदेश मंत्रालय ने जो फैसला लिया है, क्या है ये फैसला? पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि डेलीगेशन नहीं जा रहा, और किस वजह से इस वक्त ये फैसला लिया गया है? देखो, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया है वो पूरे दुनिया को बताने के लिए मोदी साहब की एक नीति के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के तहत 25 से 30 एमपीओ का डेलीगेशन, जिसमें सभी पार्टियों के एमपीज होंगे। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के होंगे। ये लोग कहां कहां जाएंगे, किस किस मुल्क में जाएंगे? ये अमेरिका जाएंगे और ये यूएई जो मुस्लिम कंट्री हैं, ऐसे लिस्ट अभी आ जाएगी शाम तक। लिस्ट कुछ आ गई है, तो 20 से कंट्रीज हैं, तो उसमें इनका 10 दिन का ट्रिप रहेगा। तो ये लोगों को जाके बताएंगे कि हमने सिंदूर में क्या किया है और क्यों किया है। तो लोगों को अमेरिका में भी बड़ा आतंकवादी हमला रहा और अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन पिछले दिनों हमने अमेरिका की पॉलिसी देखी। आपको लगता है कि दुनिया में इतना आसान होगा भारत को ये समझा पाना कि आतंकवाद के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ाएं, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है? देखो, 90% वर्ल्ड जो है वो आतंकवाद से त्रस्त है। तो लोगों को बताने के लिए मोदी ये चाहते हैं कि लड़ाई इसका हल नहीं है, आतंकवाद इसका हल है। आतंकवाद को मिलकर खत्म किया जाएगा। सारे देश एकजुट होकर बैठेंगे, एक पॉलिसी बनेगी और लोगों को समझाया जाएगा, तो निश्चय ही मोदी साहब की जो विदेश नीति है उसकी जीत होगी। अच्छा,
ये तो पहली बार तो नहीं हो रहा है, पहले भी गए हैं, उससे पहले भी गए हैं डेलीगेशन तो। बिल्कुल बिल्कुल, नरसिम्हा राम जी के टाइम में गए हैं, मनमोहन सिंह जी टाइम जी गए हैं। तब भी हमारे देश पे जब हमला हुआ तो उन्होंने विदेश नीति बनाई, और जो भी हमारे ऊपर कष्ट बाहर से लोगों ने, आतंकवादियों दिए, लोगों को बताना चाहते हैं। हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते, हम शांति प्रिय मुल्क है, पर अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वही बात है, देखिए शीतल, वही बात है कि गोली का बदला हम गोले से देने के लिए तैयार है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था वही बात आज बीजेपी का हर लीडर दोहरा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि विदेश नीति कितनी मजबूत है, और उसको बताने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आपको विदेशों का दौरा इस तरह से करना होगा। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर ये डेलीगेशन जो है जल्द ही विदेश जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश विदेश ग्लोबल लेवल तक जो है वो बताने वाली है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई में एनआईए ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और आईएसआईएस से जुड़े दोनों अभियुक्तों के तार बताए जा रहे हैं। आईएसआई से जुड़े हुए, साथ ही साथ आपको बता दें कि बतौर स्लीपर मॉड्यूल के सदस्यों के रूप में इनकी पहचान जो है वो हुई है। तो अब काफी समय से इनकी तलाश थी और अब गिरफ्तारी जो है इन 2 अभियुक्तों की मुंबई में एनआईए के द्वारा हो चुकी है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये स्लीपर सेल्स, ये जो ऑलराउंड वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं देश को टटोलने के लिए और देश को खोखला करने के लिए ये कामकाज हो रहा है। मुंबई में फिलहाल एनआईए ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस से जुड़े दोनों अभियुक्तों के नाम बताए जा रहे हैं और तार बताए जा रहे हैं कि सीधा इनका संपर्क आईएसआईएस से है और ये स्लीपर मॉड्यूल के सदस्यों के रूप में इनकी पहचान हुई है। काफी समय से ये फरार चल रहे थे दोनों अभियुक्त, काफी समय से ये पुलिस की गिरफ्त से या एनआईए की तरफ से गिरफ्त की तरफ से बाहर थे और लगभग 2003 से ये बाहर थे और जब वहां पर इंडोनेशिया से वापस लौटे उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये एक बड़ा मॉड्यूल है, एक देश को या देश के जो इंटेलिजेंस है, देश की जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है उसको लीक करने का काम या बाकी अन्य चीजें, बहुत सारे मामले होते हैं जो इन लोगों का उसमें हाथ होता है। तो फिलहाल आईएसआईएस से जुड़े 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके तार सीधे आईएसआईएस से बताए जा रहे हैं। स्लीपर मॉड्यूल के सदस्यों के रूप में इनकी पहचान हुई है और काफी समय से ये दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे, लेकिन अब ये एनआईए की रडार पर आ चुके हैं। एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, पूछताछ जारी है। फर्दर क्या डिटेल्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर इन दोनों स्लीपर मॉड्यूल के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी आपको बता दें 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने और टेस्ट करने के मामले में की गई है, जहां पर लगातार इनकी तलाश की जा रही थी और आज ये सफलतापूर्वक इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि ये दोनों जकार्ता से भारत लौट रहे थे और तब इनकी गिरफ्तारी की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हकीम देशमुख जुड़ चुके हैं। हकीम, बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आ रही है जहां पर अभी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात है? हकीम, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, हकीम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि ये 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं ये भारत आ रहे थे जकार्ता से और उन्हें वहां पर पकड़ लिया गया। यहाँ पर फिलहाल 2 अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए हैं और इनका नाम अब्दुल्ला फयाज शेख और तलाक खान बताया जा रहा है। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बतौर स्लीपर सेल ये यहाँ पर काम कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से इंडिया में। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। और 2003 से ये लोग संपर्क से बाहर थे या इन चीज़ों से जुड़े हुए थे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से नए काम कर रही है, अब कोई भी ऑलराउंड वर्कर हो या स्लीपर सेल हो वो इनसे दूर नहीं होगा, बचेगा नहीं। इसी को लेकर हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हकीम देशमुख हैं। हकीम, क्या जानकारी है? 2 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि इनका सीधा तार आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था। देखिए, ये दोनों लोग जो है वो 2 साल से जो है वो महाराष्ट्र की पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आईएसआई से इनके तार जुड़े हुए हैं। जकार्ता जो इंडोनेशिया, ये लोग भाग गए थे और वहां से जब वापसी कर रहे थे मुंबई के एयरपोर्ट पर दोनों को जो है एनआईए ने धर दबोचा और दोनों को जो है वो हिरासत में लिया गया है।
बताया जा रहा है कि ये भारत से कहीं न कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जो बात है इनके सामने आ रही है। इससे पहले इनके कई साथी जो है वो हिरासत में लिए गए थे, लेकिन ये दोनों भी फरार थे। 2 साल से पुलिस इनको ढूंढ रही थी। 3 लाख का इनाम भी इनके सर पर रखा गया था और अब ये पुलिस की हिरासत में। हकीम, यहाँ पर स्लीपर सेल को लेकर अगर बात की जाए, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है ये स्लीपर सेल, क्योंकि यहाँ जितने भी बड़े, चाहे 26/11 का मुंबई अटैक भी अगर याद किया जाए तो स्लीपर सेल का रोल उसमें काफी ज्यादा रहा था और इस बीच अभी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई है और कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए रूपाली, जिस तरीके से स्लीपर सेल के हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र देश के अलग अलग कोने में ये लोग छुप कर बैठे हैं और देश पर कहीं न कहीं अलग अलग तरीके की कार्रवाई की जो है वो कहीं न कहीं कोशिश लगातार करते रहते हैं। 26/11 का हमले की बात हो या देश में हुए अलग अलग आतंकी हमले की बात हो, ये लगातार ऐसी फिराक में रहते हैं और अलग अलग तरीके से ये अपनी कार्रवाई करने में जुटे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार या पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई लगातार करती है, ऐसे लोगों को धर दबोचने की, भले ही ये मामला अगर हम देखें, तलाह खान और उसके साथी जो जकार्ता में छुप करके बैठे थे लेकिन भारत लौटे, लगातार जिस तरीके से पुलिस ने इनको धर दबोचा है, तो पुलिस की कार्रवाई पर जिस तरीके से हम विश्वास करते हैं उस तरीके से पूरी तरीके से कार्रवाई साबित होती है और किसी भी कोने में छुपे हो या आतंकी, इनको पुलिस अपनी हिरासत में जरूर ले लेती है। हकीम, ये बताइएगा, बहुत लंबे समय के बाद जांच एजेंसीज को या जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको सफलता हाथ मिली है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाहिर सी बात है बहुत लंबा समय इनका हुआ है और इनके सीधे तार ISIS से जुड़े हुए हैं। आज तक कुछ गतिविधियों में इनका हाथ रहा है, क्या कोई ऐसी अपडेट मिली है या किस मंसूबे के साथ, किस मंशा के साथ अभी ये काम कर रहे थे? देखिए, पुणे में रहकर ये लोग जो है वो बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। बम बनाने का जो प्रशिक्षण है इन्होंने हासिल किया है और इन्होंने एक बार जो है उसका टेस्टिंग भी किया है, लेकिन बड़ी कार्रवाई जो है उसमें शामिल होने की बात तो सामने नहीं है। लेकिन पुलिस को काफी दिनों से जो है इनकी तलाश रही है। 2 साल से जो है ये फरार थे, जकार्ता में छुपे हुए थे, आज मुंबई वापस लौटे। एयरपोर्ट पर ही जो है इन्हें NIA ने जो है धर दबोचा। अब पुलिस हिरासत में इन्हें भेजा गया है। पुलिस रिमांड जब इन्हें मिलेगा तब पूरी जानकारी जो है वो सामने आएगी कि क्या किस तरीके से ये षड्यंत्र। चलिए हकीम, रोकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि रणबीर नहर का विस्तार किया जा सकता है। बिल्कुल चिनाब के ऊपर ये रणबीर नहर जो है वो बनी हुई है। फिलहाल 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। बिल्कुल, देखिए इसका दायरा जो है वो बढ़ेगा, यानी सीधा डबल होगा, दोगुना होगा और इसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। रणबीर नहर के जरिए 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि जो चिनाब नदी का जो पानी है उसको जो रोकने के लिए अभी प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसका ये अहम हिस्सा हो और जो पानी भारत के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचता है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, यानी एक समझौता कहा जाता है जिस पर भारत ने रोक लगाई है और उसी के जरिए अब भारत को ये एक चैलेंज है कि कैसे इस पानी को रोका जाएगा, कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, किसकी तरफ इसे डाइवर्ट किया जा सकता है। ये प्लानिंग अभी फिलहाल तैयार हो रही है और रणबीर नहर का विस्तार किया जा सकता है, इसी से जुड़ा और इसी को लेकर फिलहाल प्रस्ताव पास ये रखा गया है। 60 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर का जो इसका रहेगा, स्ट्रेच जो रहेगा, वो बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसका सीधा इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, जहां पर इसको 60 किलोमीटर से इसकी लेंथ को बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दिया गया है। और रणबीर को लेकर नया प्लान क्या कुछ है, यानी रणबीर कनाल को लेकर तो सिंधु जल संधि निलंबन के बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। इसी नए प्लान का एक और हिस्सा आपको बताते हैं, बढ़ सकता है रणबीर नहर का दायरा। देखिए, मैंने पहले कहा था कि इसका दायरा जो है वो बढ़ सकता है और पानी पाकिस्तान से जो रोका गया है, जो भारत में रोका गया है, वो इसे डाइवर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि 60 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक इसे बढ़ा सकते हैं, फिलहाल ये कहा जा रहा है। ये जम्मू में रणबीर नहर बहती है और इसी के बारे में अभी फिलहाल ये प्रस्ताव रखा गया है। तो इसको लेकर पूरा प्लान जो है वो फिलहाल तैयार किया गया है, जहां पर नहर जम्मू के अखनूर से निकलती है। बिल्कुल सही कहा आपने, अखनूर से ये नहर निकलती है और
इसका दायरा जब बढ़ेगा तो पानी रुकेगा। जम्मू के एक बड़े हिस्से में कृषि के लिए पानी जो है वो मुहैया करवाती है। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा इसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, यानी कि इरिगेशन और साथ ही साथ हाइड्रोपावर। भारत इस पानी को मोड़ने में सक्षम हुआ तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, जो लगातार बात हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सीधा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा, जहां सिंधु, झेलम, चिनाब और अन्य सहायक नदियां इसमें शामिल हैं। वेस्टर्न रिवर्स के हवाले से अगर बात की जाए, बिल्कुल देखिए, वाकई में इन सबका पानी रुकेगा तो पाकिस्तान में त्राहिमाम होगी। नहर का निर्माण 19वीं सदी के शुरू में तत्कालीन डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था, 19वीं सदी में। बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 1905 में कहा जा रहा है कि इसका काम जो है वो कंप्लीट हुआ था, और प्लान क्या कुछ है उस हवाले से भी आपको बताते हैं, जहां भारत नहर की लंबाई को दोगुना करने की योजना पर विचार कर रहा है। बिल्कुल देखिए, 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का ये प्रस्ताव रखा गया है, यानी ये दोगुना होगा, और फिलहाल ये प्रस्ताव के तौर पर है। अब आगे कैसे किया जाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर बता दें कि सीधे सीधे पानी को मोड़ने के लिए बड़ी पाइपों का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अगर इसे बढ़ाकर 60 से 120 कर दिया गया तो मोस्टली जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं पर हो जाएगा इंडिया में, और पाकिस्तान तक जो कैपेसिटी है पानी पहुंचने की वो बहुत कम रहेगी। विस्तार किए जाने पर भारत हर सेकंड में 150 क्यूबिक मीटर पानी चिनाब नदी से डाइवर्ट कर सकता है, हर सेकंड में। तो बिल्कुल अभी ये 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, और वर्तमान में आपको बता दें कि ये 40 क्यूबिक मीटर है, और अब इसे 150 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और साफ तौर पर जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पानी का वो यहीं पर हो जाएगा। तो पाकिस्तान में पानी पहुंचने की क्षमता बहुत कम रहेगी। वहीं नहर को बढ़ाने की स्थिति में भारत को चिनाब नदी का 4 गुना ज्यादा पानी मिलने लगेगा। चिनाब का 4 गुना ज्यादा, यानी ज्यादातर पानी उधर चले जाता है, वो रुकेगा तो 4 गुना पानी ज्यादा मिलेगा। उद्देश्य जम्मू के कृषि क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ावा देना, यानी इरिगेशन को बढ़ावा देना है, और इसके चलते ये प्रोजेक्ट जो है पूरा बनाया जाएगा। बिल्कुल देखिए, इस पानी का जो पूरा इस्तेमाल है वो जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में होगा। ये बड़ी सफलता है। चिनाब नदी के जल पर संप्रभु नियंत्रण को फिर से स्थापित करना मकसद इसका माना जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल इसी के साथ प्लान की अगर बात की जाए तो लंबे समय से भारत पाकिस्तान जल बंटवारा समझौते के तहत ये विनियमित किया गया था, और अब आपको बता दें कि इसके चलते ये एक बहुत बड़ी रणनीति जो है वो साबित हो सकती है, जहां पर 68% एनुअली ग्रेन प्रोडक्शन की भी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो इंडस वाटर पर डिपेंड है, और इसके चलते अगर ये रोक दिया गया तो काफी ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, जहां पानी का त्राहिमाम मचता हुआ नजर आएगा। क्योंकि रणबीर नहर की अगर बात की जाए, इसको बढ़ाने की बात की गई है, 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव यानी प्रोजेक्ट जो है वो रखा जाएगा, और 60 किलोमीटर में ही 400 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन इस पानी की होती है। तो 120 जब बढ़ा दिया जाएगा तो आप सोचिए कि कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान पर कितना ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। बिल्कुल रूपाली, देखिए जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था उसके बाद हर तरफ ये चर्चा हो रही थी कि भारत कैसे इस पानी को रोकेगा, लेकिन भारत इतना शक्तिशाली देश है कि भारत बहुत जल्द इन चीजों को एनालाइज करता है, और वही वजह है कि अब इसको डाइवर्ट करने की बात हो रही है, और इसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर की कृषि और किसानों को होने वाला है। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी अपडेट है, टेरर गतिविधियों में शामिल होने का आरोप इन पर लगा हुआ है, और फिलहाल 3 मददगारों को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। सभी का ताल्लुक जो है वो लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है, यानी लश्कर-ए-तैयबा तंजीम के साथ इन तीनों का नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपको बता दें कि ये तीनों जो है वो आतंकियों के मददगार थे, और तीनों को गिरफ्तार जो है वो कल पुलिस के द्वारा किया गया है, जहां पर फिलहाल तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से ये जुड़े हुए थे, उनकी मदद जो है कर रहे थे। और आपको बता दें इसी के साथ साथ इनसे काफी ज्यादा मात्रा में गोला बारूद, पिस्टल और साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी सफलता भी कही जा सकती है, जहां पर कुछ ही दिन में 2 एनकाउंटर 48 घंटों में देखने को मिले, 6 आतंकी मार गिराए गए। अशरफ डार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ बताइएगा क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा की तंजीम से जुड़े ये 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं बताया जा रहा है।
देखिए, जहाँ तक हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की और खासकर बडगाम पुलिस की, जब हम बात करते हैं तो बडगाम पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि 3 ऐसे जो है OGW वर्कर्स को जो है बडगाम के नारवल इलाके में गिरफ्तार कर दिया गया है, और जिनके पास एक पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और भी कई ऐसे मटेरियल जो कि उनके पास जब्त किया गया है। और पुलिस का सबसे बड़ा दावा इसमें यह है कि उनका ये कहना है कि ये 3 ऐसे थे कि जो नौजवानों को जो है मिलिटेंसी की तरफ रागिब करते थे, उनको मिलिटेंसी में ज्वाइन करवाते थे। तो इनका एक अहम रोल जो था वो इसमें था। तो ये बडगाम पुलिस की तरफ से दावा किया गया, और साथ ही उन्होंने कहा कि बडगाम पुलिस को पहले इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि ये 3 बंदे जो है ये जो है नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब कर रहे हैं। और इस ज़िमन में बडगाम पुलिस ने इस बात का भी दावा किया कि 2 ऐसे इनमें से हैं जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पटन इलाके रहने वाले हैं, और एक जो है बडगाम के बीरवा इलाके का रहने वाला है। तो बडगाम पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें ये कहा गया कि 3 लश्कर तैयबा से वाबस्ता जो है ग्राउंड वर्कर्स को जो है फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। मागम पुलिस स्टेशन के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल अशरफ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों लोग जो हैं वो नए युवाओं को प्रोत्साहित करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इनकी मानसिकता जो है वो झलक आती है। जिस प्रकार से, जिस मानसिकता के साथ ये काम कर रहे हैं, युवाओं को मोड़ने का काम किया जा रहा है, उन्हें आतंकवाद के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको भी कहीं ना कहीं निपटाना है। इसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जिस तरह से आपने कहा, सबसे बड़ा जो इसमें इशू अगर हम देखें, या अगर हम ये कहें कि बडगाम पुलिस ने इसलिए सबसे बड़ा इस चीज़ का दावा किया कि ये वो लोग हैं जो इन लोगों को, इन नौजवानों को काउंसलिंग करते थे, और फिर जो है उनको जो है मिलिटेंट्स की सफों में जो है उनको ज्वाइन करवाते थे। तो इसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस इससे पहले भी कई ऐसी कार्रवाई करता है, जिसमें वो अवेयरनेस कैंप करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशफाक, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी बने हुए थे और जिन्हें पूरी जानकारी बताई है। 3 लोगों को, फिलहाल 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। बहुत सारी चीज़ें इनसे निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ निकलेगा, कितना बड़ा ये गिरोह हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। इसी में कश्मीर में SIA ने छापेमारी की है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आतंक के खिलाफ ये अभियान लगातार फिलहाल जारी है। SIA ने कश्मीर के इलाकों में छापेमारी की है, और इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग इलाके हैं जहां पर ये छापेमारी रेड जो है वो की गई है। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे जो दस्तावेज हैं या जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको फिलहाल वहां से जब्त किया है। उनके लैपटॉप हों या मोबाइल फोन्स हों या बाकी अन्य चीज़ें हों, उसे फिलहाल वहां से जब्त किया गया है, ताकि इन सब चीज़ों की वजह से इनके रास्ते और भी आसान हो जाएंगे और रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे कि आखिर और कितने लोग इससे जुड़े हो सकते हैं। तो SIA ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा जो आतंक के खिलाफ अभियान है वो इसको आगे बढ़ाने के लिए एक रफ्तार दी है, और ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये मेजर क्रैकडाउन जो है कश्मीर वैली में लॉन्च किया था, जिस बीच आपको बता दें 11 सस्पेक्टेड जो टेरर एसोसिएट है, यानी कि आतंकियों के मददगार है और ओवरग्रह OGW है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के उनके घरों पर ये छापेमारी जो है वो की गई, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, इन सभी इलाकों में ये रेड जो है वो की गई है। और फिलहाल आपको बता दें कि कोई भी जो इनमें सम्मिलित पाया जाएगा, यानी कि आतंक का जो मददगार है, अगर वो पाया गया तो इसको लेकर बड़ी कार्रवाई इस हवाले से की जा रही है, जहां पर कल भी 3 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया, और आज कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है, जो टेरर एसोसिएट्स और OGW बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पिछले कुछ सालों से चल रही है, उसी पर काम हो रहा है और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन अभी भी पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला किया, उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस को बताया और उन्होंने कहा कि हम अभी भी यहाँ पर है। लेकिन जिस प्रकार से हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान को चेताया है कि आपकी एक भी गोली, जिसका जवाब गोले से होगा, और एक भी गोली को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे युद्ध माना जाएगा। और उसके बाद अब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीटाणु यहां पर पल रहे हैं, जो कीटाणु यहां पर इस देश को खाने की कोशिश कर रहे हैं, उन कीटाणुओं को मारना, उन कीटाणुओं को पकड़ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा चैलेंज है। उसको फिलहाल एजेंसीज भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर निपट रही हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हमने पहले एसआईए की छापेमारी की बात की, तो आपको बता दें इस बीच आगे बढ़ेंगे, जहां पर फिलहाल ये सीमावर्ती जिले से जमशेद मलिक की खास रिपोर्ट जो है सामने आ रही है। भारत पाक युद्ध के बीच सीमावर्ती जिलों में हालात काफी खराब नजर आए हैं और सरकार की ओर से लोगों की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में सरकार की ओर से बंकर बनाए गए और देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता जमशेद मलिक की ये खास रिपोर्ट। मुल्क की तकसीम के बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों ने इस तरह के हालात देखे। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर इलाके में खड़ा हूं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का राजौरी का इलाका, और जिस पर मैं खड़ा हूं इसके नीचे एक बंकर है। ये बंकर आवाम की हिफाजत के लिए बनाया गया और इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ सामने की तरफ, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका। और ये जो बंकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पर मिट्टी भी डाली गई और इस बंकर के अंदर भी मैं आपको ले चलूंगा, क्योंकि इस गाँव के लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकसीम के बाद ही इस तरह के हालात देखे। मगर जो इस बार हालात बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद राजौरी के अंदर, क्या इस तरह के इससे पहले इन्होंने कभी इस तरह के हालात देखे, इन सब पे भी बात करेंगे यहाँ मकामी लोगों से। और मैं आपको ये दिखाता हूँ सामने से, जहाँ इसके ऊपर पूरी तरह मिट्टी डाल के जमी बोझ बंकर बनाया गया। और ये वो बंकर है जहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि बड़ी आबादी है, 0 किलोमीटर का इलाका है, मगर बंकर की किल्लत बहुत बड़ी है। हालांकि कम्युनिटी बंकर है और इस गाँव के अंदर 2 कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर बिछाई पूरी तरह की गई है, क्योंकि अभी भी ये लोग दोपहर को अपने काम काज पर जाते हैं और रात को ये दोबारा इन बंकर के अंदर चले आते हैं। दूसरा कमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ, ये बंकर का ये है वो दूसरा कमरा, इसका भी, जिसके अंदर आप देख सकते हो बेड लगाए गए हैं, क्योंकि दिन भर ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, क्योंकि सीज फायर के बाद ये लोग अपने काम काज के लिए निकले, मगर रात होते ही दोबारा ये इन बंकरों पर लौट आते हैं। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे हम कि किस तरह के हालात रहते हैं यहाँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, क्या नाम है? और दूसरी चीज़ एक जानना चाहूँगा, हालात जिस तरह कशीदा हुए उसके बाद क्या अभी भी आप लोग बंकरों के अंदर ही हैं? शुक्रिया जमशेद मलिक साहब, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आप यहाँ आए हमारे पास हमारा हाल चाल पता करने के लिए। और बाकी हम आज भी डर और खौफ की रासात में हैं, रात को इन बंकरों के अंदर रहते हैं। ये हमारे बिस्तरे लगे हुए हैं, दिन को अपनी आगे पीछे मजदूरी करते हैं, मेहनत में मशक्कत करते हैं, जिम्मेदारी माल मौसी देखते हैं। रात को एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, 65, 71 2 जंगें हुई, इस तरह के हालात पहले कभी देखे? नहीं, कभी हमारे बुजुर्गों ने 65 और 47 या 71 का हमें पता नहीं है, मगर हमें इतनी होशबाश है। हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ये कभी ऐसा नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है। ये बहुत बड़ी शेलिंग हुई है यहाँ, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई। दूसरी चीज़ मैं एक और आपसे जानना चाहूँगा, इस गांव की कितनी आबादी टोटल है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे बिल्कुल 0 किलोमीटर पर आप लोग रहते हो। बंकर कितने आपके पास कम्युनिटी, और जितने हैं क्या वो पूरे हो जाते हैं उनमें? सर कम से कम हमारी पंचायत का 3000 लोग हैं यहाँ। हमारे सिर्फ ये 2 बंकर बने हुए हैं कमेटी बंकर, इनके अंदर हम 4-4, 5-5 आदमी रहते रहे हैं। ये गैलरी, ये बाथरूम, इसके अंदर भी हमने रात निकाली है। रात डेली हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसको कहेंगे मत आओ, अपनी जान छुपाने के लिए तो हर आदमी आता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप इस इलाके में आए, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें गवर्नमेंट से गुजारिश करें हम लोगों को बैंकर दें, बैंकरों की वजह से हमारे लोग यहाँ गुजर बसर कर सकें। डर को बरकरार है अभी? हमारे जब शाम आएगी तो हमें बस हमारे बच्चों को हमें क़यामत आ जाएगी, फिर टूट पड़ी है क़यामत। शाम को रात को क्या हो जाएगा? वो रात जिस दिन शेलिंग हुई, वो रात कभी वो रात नहीं भूलेगी, वो सुबह 5 बजे भी नहीं भूलेंगे। जिस दिन रात को चलेंगे वो रात कभी, जितनी हमारी ज़िंदगी बाकी रही है उस ज़िंदगी में कभी वो भूलेगी नहीं। और जिस दिन सुबह वो सुबह हमें ज़िंदगी भी नहीं भूलेगी।
बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि मैं इस वक्त एक बंकर के अंदर हूँ, मगर ये वो मकामी लोग हैं जिस तरह मैंने आपको ये बंकर बताया, मगर बंकरों की किल्लत एक बड़ा मसला इस वक्त है, क्योंकि ये आपकी ने इनकी ज़बानी भी सुना होगा कि इससे पहले चाहे कितनी भी जंगें हुई, मगर ऐसे हालात इन लोगों ने कभी नहीं देखे जैसे इस बार चंद रोज़ कबल देखे हैं, क्योंकि इस बार शिद्दत की शेलिंग शहरी आबादी को टारगेट कर की गई। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बिल्कुल 0 किलोमीटर के नज़दीक हूँ, मैं बिल्कुल इसके सामने पाकिस्तान का बॉर्डर नज़र आ रहा है और पूरी पहाड़ी पाकिस्तान की नज़र आ रही है, क्योंकि ये लोग आज भी दहशत में हैं और उस रात को याद कर कर डर रहे हैं। मगर जिस तरह मैंने बताया कि लोगों ने अपने बिस्तर आज भी यहीं लगाए हैं, दिन भर अगर मजदूरी करते हैं तो रात को इन बंकरों का सहारा लेकर वापस इनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि रात इनको ये कहते हैं कि रात क़यामत जैसी यहाँ होती है, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि रात होते ही खौफ जैसा माहौल इन इलाकों में इन लोगों को देखना पड़ता है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, लाइन ऑफ कंट्रोल, राजौरी। चले अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने एलओसी से यानी बॉर्डर से एक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट थी कि, और इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे वहाँ के क्या हालात हैं, वहाँ की क्या स्थिति है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो मथुरा से, जहाँ पर 90 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए हैं। 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे इसमें शामिल हैं। और अवैध रूप से भारत में ये सभी बांग्लादेशी रह रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है, जहां पर कुल मिलाकर मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। तो फिलहाल 35 पुरुष, 27 महिलाएं और एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने ये भी कहा है कि एक टीम के द्वारा इन्हें जो है तकरीबन 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है और इन सभी से अब पूछताछ की जा रही है। इलीगल तरीके से यहाँ आए हैं, रह रहे हैं, क्या कुछ है, सभी जानकारी इनसे ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ये बड़ा चैलेंज है रूपाली। भारत में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, बांग्लादेश जो वहाँ से आ रहे लोग हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में वो रह रहे हैं। इससे पहले गुजरात में जब कार्रवाई हुई थी तो इकट्ठा वहाँ से 500 से 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को निकाला था, उन्हें हिरासत में लिया था, उन पर कार्रवाई हुई थी, उनकी वेरिफिकेशन हुई थी। और अब जबकि मथुरा की खबर आ रही है, वहाँ पर भी अवैध रूप से कई सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं और करीब 90 ऐसे बांग्लादेशी हैं जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया है और इनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें से 35 पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये किस तरह से पहुंचे, ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त देश के हर शख्स की जुबान पर है। हरेंद्र पाल सिंह इस वक्त मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। हरेंद्र, कितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं? अवैध रूप से ये रह रहे थे और फिलहाल इन पर कार्रवाई करना शुरू किया है, लेकिन ये बांग्लादेशी वहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, बिल्कुल मथुरा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में थाना नौजीर पुलिस ने ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। ये बांग्लादेशी करीब 10 से 15 वर्ष पहले भारत आए थे और यहाँ आकर ईंट और भट्टों पर काम कर रहे थे, जिसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ के मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने जो क्राइम मीटिंग थी, क्राइम मीटिंग में इंस्पेक्टरों को इनकी जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया। तो जांच पड़ताल में जब खुफिया एजेंसी और पुलिस ने मिलकर जांच पड़ताल की तो ये ईंट और भट्टे पर काम करने वाले करीब 90 बांग्लादेशियों को मथुरा पुलिस ने हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने आप को बांग्लादेशी मुस्लिम बताया। अभी किस तरह से कार्रवाई हो रही है हरेंद्र, और आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इन्हें वापस भेजा जाएगा? देखिए, बिल्कुल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि जो पकड़े गए जो 90 बांग्लादेशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अन्य सुरक्षा जांच एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं और अन्य और भी ऐसे संदिग्धों की तलाश लगातार की जा रही है। तो मथुरा पुलिस तत्पर बिल्कुल इनको तैयार नजर आ रही है। मथुरा के आसपास के कौन कौन से इलाके जहां पर इसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है, क्या कुछ इस हवाले से इंफॉर्मेशन है? देखिए, बिल्कुल ये यहाँ थाना नौजील क्षेत्र के अंतर्गत कई ईंट और भट्टे के यहाँ
जो ईंट भट्टे लगे हुए हैं उन पर ही ये महिलाएं, पुरुष और बच्चे ज्यादातर ईंट भट्टों पर ही काम करते हुए नजर आते थे। तो करीब 35 पुरुष और 27 महिला और 28 बच्चों सहित करीब 90 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं मथुरा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और भी क्षेत्रों में सघन चेकिंग और तलाशी के हिसाब से भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हरेंद्र। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है खास तौर पर मथुरा के इलाके में ही? और ये किस उद्देश्य के साथ ये सभी लोग पहुंचे थे? कारोबार के उद्देश्य से या कुछ और भी खिचड़ी पक रही थी वहां पर? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि करीब 10 से 15 वर्ष पहले भारत आए थे और यहाँ हरियाणा, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा और अलीगढ़ में ये कार्यरत थे। 6-7 महीने से यहाँ ये मथुरा यहाँ पहुंचे हुए थे और यहाँ ईंट के भट्टों पर काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मथुरा में ये 90 बांग्लादेशी जो है हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पर पाकिस्तानी पीएम यानी शहबाज शरीफ का कबूलनामा जो है वो देखने को मिला है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये कबूलनामा है, जिसमें साफ तौर पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और नूर खान एयरबेस को तबाह किया गया। तो ये कबूलनामा जो है शहबाज शरीफ की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की तरफ से किया गया, अब पहले इस चीज को डिनाई किया जा रहा था और अब कबूलनामा खुद शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से किया गया। बिल्कुल रूपाली, देखिए इस कबूलनामे के बाद एक गाना याद आता है, रात के 2:30 बजे मुनीर की शहनाई बजे। यानी इन्होंने खुद कभी कबूला है कि रात के 2:30 बजे मुनीर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमला हुआ है। ये भारत की पराक्रम का एक पूरा सबूत है, ये भारत के शौर्य का एक सबूत है, ये भारत का जो विश्वास है, भारतीय सेना का जो विश्वास है और जो हर तरह से निपटने के लिए तैयार है, उसी का एक सबूत दिया जा रहा है। शहबाज का कबूलनामा क्या है आपके सामने, नूर खान एयरबेस को तबाह करने का कबूलनामा उन्होंने किया है। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि ये कबूलनामा जहां पहले नूर खान एयरबेस को तबाह करने की, फिर उसके बाद 9 से 10 मई की रात भारत ने हमला किया, ये भी शहबाज शरीफ की तरफ से कबूल लिया गया। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कबूला है वो भी आपके सामने रखेंगे। लगभग 2:30 बजे हमला हुआ, ये उन्होंने कहा 2:30 बजे के आसपास हमला हुआ, इसीलिए मैंने वो 2 लाइन्स भी गुनगुनाई अपनी सेना के लिए और उनको सलाम। जहां पर जनरल सैयद असीम मुनीर ने जानकारी जो है वो शहबाज शरीफ को दी थी करीबन 2:30 बजे। और इसके बाद क्या कुछ शहबाज शरीफ ने कबूला है, मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताएं। तो बिल्कुल सिक्योर लाइन पर कॉल किया और उसके बाद आपको बता दें कि ये भी एक्सेप्ट किया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। बिल्कुल, उन्होंने सीधा कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो गिरे हुए नूर खान एयरबेस पर खासकर, और हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये भी उन्होंने कबूला है कि हमने बाहर के जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों पर हमला किया है। ये भी कहा गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत चीनी लड़ाकू विमानों पर हमला किया। आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, ये भी शहबाज शरीफ ने कबूला है। उनका कबूलनामा फिर से सामने आया है और कहा है कि भारत का जो प्रहार था वो बहुत दर्दनाक था। रात के 2:30 बजे कॉल आता है और पता चलता है कि प्रहार किया है, और भी क्यों ना हो, क्योंकि जो 27 से 28 जाने गई थी पहलगाम के अंदर, उसके बाद जो दर्द पूरे देश में था, उस दर्द ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान को सीधे जवाब दिया है। और ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप में ये जानकारी दी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, इसको अभी चलाया जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही समय पहले
वहां पर जो घर उजड़े थे या जो जिन बिल्डिंग्स को निस्तनाबूद किया था, जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप थे, उसके लिए पाकिस्तान ने मुआवजे का खास तौर पर ऐलान भी किया था और उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान को आतंक को बढ़ावा दे रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये बड़ी खबर है इस वक्त जो सामने आ रही है वो कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक सीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और विकेंद्रीकरण योजना एवं विकास समिति की ये संयुक्त बैठक वहां पर हो रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम कर रहे हैं। तो बिल्कुल सीएम सिद्धारमैया ने दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए। कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग तथा कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकरण योजना एवं विकास समिति की ये संयुक्त बैठक आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की है और उनकी अध्यक्षता में ये विधान सौदा के सम्मेलन हॉल में हुई है। तो फिलहाल इसको लेकर कई दिशा निर्देश जो है उनके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल देखिए, कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग तथा कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकरण योजना और विकास समिति की संयुक्त बैठक आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधान सौधा के सम्मेलन हॉल में हुई। इस बैठक में निष्कर्ष हुए मुख्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों से अवगत कराए और विकेंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, ये भी बताया। बिल्कुल, लोगों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। जहां योजना एवं विकास समितियों को बजट पेश करने से पहले बैठकें बुलानी चाहिए तथा उनकी राय पर चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने ये सुझाव दिया। और कहा है राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष को नियमित रूप से राज्य का दौरा करना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि नीति एवं योजना समितियों का चयन समय समय पर किया जाए तथा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। ये भी कहा कि 3 महीने में एक बार अनिवार्य रूप से बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। जिला कलेक्टरों को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इसके लिए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। तहसील एवं जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों को ध्यान में लाया जाना चाहिए तथा बजट पूर्व बैठकों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं विकेंद्रीकरण के पक्ष में हूं, सत्ता को गांव स्तर तक ले जाना चाहिए। चलिए, न्यूज रूम टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।